दोस्तों हक मौजूद। आज साईं जीएम सैयद की 25 अप्रैल बरसी है और पूरी सिंध अपने तरीके से साईं जीएम सैयद की जो बरसी है वो मना रही है। और कुछ लोग, कुछ नहीं पर हजारों में सियासी वर्कर और पढ़े लिखे दोस्त हमारे उनकी मज़ार पे हाजिरी भर रहे हैं। किन दोस्तों ने मजमून लिखे हैं और किन दोस्तों ने वीडियो ब्लॉग दिए हैं। हमारे पढ़े लिखे दोस्त और आलमी अदब का एक अच्छा मुताला है हमारे दोस्त डॉक्टर ज़फ़र जुनेजो साहब का। उन्होंने भी आज एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का, मैंने उनका ब्लॉग देखा तो मैंने उनको कॉल की ज़फ़र साहब को, और उनसे बड़े अरसे के बाद बात भी हुई। तो मैंने इन्हें कहा कि आज आप अगर हमें थोड़ा वक्त दें, तो इस हवाले से साईं जीएम सैयद की जो बरसी भी है और साईं जीएम सैयद की ज़िंदगी और इस साउथ एशिया में जो उनकी सियासी असरात रहे हैं और स्पेशली जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, सेक्युलर सियासत है, उस हवाले से, फ़िक्री हवाले से भी हम ज़फ़र साहब से साईं जीएम सैयद की ज़िंदगी के हवाले से पूछेंगे। ज़फ़र साहब आप ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तबीयत कैसी है आपकी? तो बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, साईं जेम्स सैयद की सियासत के तो बहुत से पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू जो है वो है सिंध शनासी। उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें देखिए कि सिंध शनासी की, जब सिंध की पहचान की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हमें देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिंध इज़ अ वतन या इज़ अ लैंड, उसका तस्वर कहीं उससे पहले सिंध की हमारी फोक विज़डम में, शायरी में, हमारे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसमें मौजूद ज़रूर था। लेकिन उसको सियासी बुनियाद फराहम करना और अवाम तक पहुँचाना और एक पढ़े-लिखे नौजवानों और पढ़े-लिखे लोगों के यहाँ पहुँचाना कि ये हमारा एक तस्वर है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, तो वो काम शऊरी तौर, पॉलिटिकल फ्रेम में इससे पहले नहीं हुआ। ऐसा ज़रूर है कि किसी ने मज़मून लिखा, किसी ने बात की, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से और उसी आइडेंटिटी, उसी एक नेचुरल क्लेम को बना के पॉलिटिक्स करना, ये एक ख़ास जीएम सैयद का, साईं का कंट्रीब्यूशन है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है सत्ता कि 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे हमें गौर करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम्पल दूसरे डिसिप्लिन का है, लेकिन समझने के हवाले से दे सकते हैं। ये इर्तिका बायोलॉजी पे भले कोई भी थोड़ा-सा ज़फ़र साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन आ रहा है। हाँ, ज़फ़र आपकी आवाज़, माइक बंद है आपका ज़फ़र। ज़फ़र साहब, आपका माइक थोड़ा बंद हो गया है। हाँ, अब अभी सही। ठीक है? जी, जी, अभी ठीक है। अभी खुला हुआ है? जी, बिल्कुल सही है। आवाज़ आ रही है मेरी आपके यहाँ? बिल्कुल आ रही है सर अभी आप। हाँ, तो मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि कुछ जी, जी। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मिसाल देना चाह रहा हूँ, मिसाल किसी और डिसिप्लिन का है, लेकिन बात समझने के हवाले से बात कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे इर्तिका बायोलॉजी पे कोई भी काम करे, लेकिन वो चार्ल्स डार्विन को मिस नहीं कर सकता। या आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स पे कितने भी लोग काम करें, लेकिन एडम स्मिथ का एक खास कंट्रीब्यूशन है। इसी हवाले से सिंध की अभी मौजूदा पॉलिटिक्स में सेंट जेम्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुलीदी है, वो फाउंडेशनल है और ये इतना स्ट्रांग है कि आप अगर पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये सिंध तहरीक के कितने ग्रुप फैक्शन बने, लेकिन जिसी भी ग्रुप ने, जिसी भी फैक्शन ने साईं की आइडियोलॉजी से थोड़ा भी डेविएट किया है, वो सरवाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये कहते हैं ना, ये फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि उनको उनको या तो वो कैरी ऑन करना पड़ेगा। अगर वो उससे थोड़ा भी डिटेच होते हैं तो दे लूज देयर पॉपुलैरिटी, दे लूज देयर, क्योंकि जीएम सेठ के नजरिए की एक बहुत बड़ा जो
क्लेम है वो है मोरल अथॉरिटी। तो क्योंकि मोरल अथॉरिटी ये है कि भाई हम नेशन है और खुशहाल होना और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारी अपनी लैंड, हमारे अपने वसाइल, ये हमारा राइट है। इट इज नॉट कोई इजाफी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो जो आप गैर मयारी तौर पे कर रहे हैं, या ऐसी बात नहीं है जो नामुमकिन है। तो ये मोरल अथॉरिटी विद इन नेशन, जो भी ग्रुप लूज करता है दे लूज द पॉपुलैरिटी। अच्छा, मैं तो जस्ट इमेजिन करें कि वो कितना स्ट्रांग एक आइडियोलॉजी है जिसका बेसिस जो है वो अखलाकियात और मोरलिटी पे है। अच्छा, हम आते हैं जो अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंट, साउथ एशिया में सियासत में एक अहम बात गिनी जाती है। फिर उसमें उसको टच किया जाता है मोहनलाल करमचंद गांधी साहब से, फिर खान गफ्फार खान से और साईं जीएम सैयद से या अब्दुल समद अचकज़ई से, जो इस खित्ते में अदम तशद्दुद की बात करते थे। एक तरफ तो शायद तशद्दुद पसंदी और मज़हब के हवाले से बात होती है, मगर अदम तशद्दुद के हवाले से साईं की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं इस साउथ एशिया के पस मंज़र में? देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि गांधी जी ने अदम तशद्दुद के हवाले से बात की, लेकिन उससे पहले हजरत यस्सु मसीह ने बात की है, उससे पहले जिसमें गांधी खुद करस्पॉन्डेंस रही है और गांधी खुद इन्फ्लुएंस रहा है, वो टॉल्स्टॉय से रहा है। जी, तो जी। टॉल्स्टॉय ने खुद अदम तशद्दुद की बात की है। तो अदम तशद्दुद इस जमाने में और आज से 70 साल पहले के जमाने जी। में मोस्ट इफेक्टिव और स्ट्रैटेजिक टूल था वीकर सेक्शंस का। क्या अभी जो पहले मैंने बात की, देखिए कि अदम तशद्दुद भी आपके मोरलिटी क्लेम को जस्टिफाई करते हैं। भाई हमारा ये राइट है, हमारा ये क्लेम है, तो उसके लिए हम नॉन वायलेंट मीन्स अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक एक इम्पॉर्टेंट बात ये, दूसरी बात ये है कि गांधी जी का एक कमेंट है पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स पे। हुँ। पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स खास तौर पे जो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स थी उस जमाने में, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इस पे तो उसका गांधी जी का एक कमेंट था कि ये अगर इतना अच्छा नजरिया है तो फिर इसके लिए आप पुरतशद्दुद क्यों होने जा रहे हैं? हुँ। Why you have chosen the violent strategy? अगर आपका नजरिया बहुत अच्छा है तो उसके लिए, और उसके बाद मीन्स और एंड का एक बहुत बड़ा डिस्कशन है हुँ। कि अच्छे नजरिए के लिए, अच्छे मकासद के लिए अच्छे वसाइल भी होने चाहिए, अच्छे जराए भी होने चाहिए, या कोई भी मकसद किसी भी गलत तरीके से हासिल करें, तो एक बहुत बड़ा ये डिस्कशन है। तो गांधी जी, साईं जीएम से, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सारे जो थे वो अदम तशद्दुद के पॉलिटिक्स के पैरोकार थे। और उसकी अगर वजाहत करें तो उसमें एक इनबिल्ट बात ये थी कि सही मकसद के लिए सही रास्ता, दुरुस्त मकसद के लिए दुरुस्त मीन्स, जराए वसाइल का इस्तेमाल। अच्छा, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट जी, जी। एस्पेक्ट अच्छा, है साइंस पॉलिटिक्स का। एग्ज़ैक्ट याद नहीं, मेरे ख़्याल से अब्दुल वाहिद आरी सर ने ये कहा था कि अदम तशद्दुद का रास्ता तशद्दुद के रास्ते से ज़्यादा मुश्किल है और तशद्दुद का रास्ता आसान है और उसके हल नहीं निकलते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपकी बात समझी नहीं, अगर आप रिपीट करें अपना सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल वाहिद आरी सर ने शायद ये कहा था कि अदम तशद्दुद अ, तशद्दुद वाले काम से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माना अदम तशद्दुद का जो अदम तशद्दुद की राह है, वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। जो तशद्दुद का जो लोग रास्ता इख्तियार करते हैं अपने मकसद को, सियासी मकसद को हासिल करने के लिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये इल्म नहीं है कि अब्दुल वाहिद आरी सर ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की है, क्योंकि सारी बात तब समझ में आती है जब पता होता है कि फलां जलसे में, फलां किताब में, फलां सवाल के जवाब में ये बात हुई है। लेकिन जैसे आपने बात का स्पिरिट बताया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदम तशद्दुद का रास्ता जो है वो मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है? उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ असबाब हैं। एक से एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद जो है
वो एक्शन या इवेंट नहीं है, वो प्रोसेस है। मीन्स ये लंबे अरसे के लिए आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग। और उसके मुकाबले में जो तशद्दुद की पॉलिटिक्स है उसमें इवेंट है, उसमें एक्शन है। इवेंट और एक्शन और प्रोसेस जो है वो लंबा अरसा है। उसके बाद अदम तशद्दुद की जो रूट्स हैं वो आपके शख्सी आइडियोलॉजी और पर्सनल कंडक्ट, पर्सनल मोरलिटी के साथ भी एसोसिएटेड। और मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप नॉन वायलेंट हैं तो आपकी शख्सियत से अदम तशद्दुद की झलक आनी चाहिए। ये टाइम बीइंग या सिलेक्टिव ऑप्शन नहीं है। मीन्स अगर ए पर्सन अदम तशद्दुद की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है तो वो अदम तशद्दुद पब्लिक लाइफ में भी होगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के एक्शन में भी होगा और पर्सनल लाइफ में भी होगा। बिल्कुल सही। अगर उसके मुकाबले में देखें तशद्दुद, तो ये जरूरी हो सकता है, ये मुमकिन है तो घर के अंदर तो अदम तशद्दुद की बात करें अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन पॉलिटिकली वो वायलेशन तशद्दुद वाला रास्ता अख्तियार करे। तो तशद्दुद के जो हामी हैं, वायलेंस के जो हामी हैं, they can live the dual life। वो दो जमानों में वो दो किस्म की हयाती इमोशनली गुजार सकते हैं। लेकिन जो अदम तशद्दुद के हामी हैं उनको एक ही लाइफ, एक ही मोड ऑफ लाइफ में जिंदा रहना पड़ता है। अच्छा, और इट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, फिर हम आते हैं बयाना में साईं जीएम सैयद की जो स्पीच थी, अदम तशद्दुद और रियासत का मजहबी होना। सेक्युलरिज्म में तो ये चीज प्राइमरी है कि रियासत को का मजहब से ताल्लुक ना होना चाहिए और रियासती मामलात मजहबी मामलात में मिक्स नहीं होने चाहिए। तो बयाना में साईं जीएम सैयद का जो मकाला था, जो तकरीर थी, वो आज तक पॉलिटिकल वर्कर्स कोट करते हैं कि एक दिन आएगा कि रियासत अपने बच्चे मरवाएगी और लोग, रियासत से कंट्रोल नहीं होगी ये बुनियाद परस्ती, जो बुनियाद परस्ती का बीज रियासत अपने मकसद को हासिल करने के लिए या दो कमी नजरिए को कपड़े पहनाने के लिए कर रही है। तो इस पे थोड़ा बात करें कि ये जो बयाना में साईं जीएम सैयद की तकरीर थी उस वक्त 1953 में कि रियासत एहतियात करे मजहबी मामलात को रियासती मामलात में मिक्स करने से। देखिए, जो वियना कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई विंडिकेटेड बात थी या वक्त से पहले कोई निशानदेही की गई थी, लेकिन साईं जीएम सैयद के कॉन्टेक्स्ट में उसको पता था कि उसके बुनियाद डाले जा चुके हैं। और उसके सामने शायद सबसे इम्पोर्टेंट जो मिसाल थी वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो पाकिस्तान का, जैसा कि आप लायर हैं, आपको इल्म है, या प्रीएम्बल है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके से शुरू हो तो कोई भी समझदार आदमी विंडिकेट कर सकता है कि आगे चलकर क्या होगा। दिस इज वन थिंग। सेकंड पॉइंट ये है कि सारी दुनिया में स्टेट, जैसे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट और स्टेट के अफेयर्स और रिलीजन सेपरेट चीजें हैं। दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये, कुछ हमारे साथी सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म को भी मिक्स करते हैं। सेक्युलरिज्म की जब बात करते हैं तो उसका मकसद है कि पॉलिटिक्स में या के हुक्मरानी में, रियासत के मामलात में मजहब का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन प्लूरलिज्म की बात करते हैं तो प्लूरलिज्म की बात ये होती है कि आप का नजरिया अपनी जगह, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपका रिलीजन अपनी जगह। जैसे कराची की जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी प्री पार्टीशन, तो उसके इब्तदाई कलमात कुरान शरीफ से भी होते थे, बाइबल से भी होते थे, अंजील से भी होते थे और मज़ाहिब की किताब से होते थे। तो वो सेक्युलर नहीं थी बात, वो प्लूरल थी। सेक्युलर का मतलब ये है कि आपके रिलीजन और आपकी सारी चीजें सेपरेट हो, स्टेट और स्टेट के अफेयर सेपरेट हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस पे अगर अमल नहीं किया गया तो रिलीजन के बहुत सारे सेक्शंस हैं, फैक्शंस हैं, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना नुक्ते नजर है। तो इस सारे मामलात में अगर स्टेट अपना रोल अदा नहीं कर रही, स्टेट रोल अदा करने का मकसद ये है
कि वो अपनी आइडेंटिटी पहली बात तो खुद क्लियर करे, दिस इज वन थिंग। सेकंड पॉइंट ये है कि सेक्युलर आइडियाज को और स्टेट के मामलात को सेपरेट किया जाए। अच्छा, तो अगर आप मुझसे पूछें तो इट वाज ट्रू विंडिकेशन। विंडिकेशन का मकसद ये है कि वक्त से पहले अगर आपको कोई बता दे और वक्त आने के बाद वही बात दुरुस्त हो, तो इट इज कॉल्ड विंडिकेशन। सही। नहीं, बिल्कुल, आपकी बात, जो बयाना का, जो आपने एक नया भी हमें टर्म बताया, प्लूरलिज्म को हम लोग और सेक्युलरिज्म को थोड़ा सेपरेट नहीं करते, ये भी थोड़ी आपने थोड़ा अच्छी तशरीह कर दी। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में रियासत का साइजियम से के पॉलिटिकल फिक्र, खासकर ये जो अदम तशद्दुद है, उसकी तरफ कुछ आपके ख्याल में रियासत इसको अंडरस्टैंड करेगी? माना शायद जेम सैद के फिक्र को, खान गफार खान की पॉलिटिकल फिक्र को, या रियासत अभी भी चाहती है कि दो कौमी नजरिए को बढ़ाने के लिए हमें मजहबी बुनियाद परस्तों को जो है वो आगे करते रहेंगे? आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में? देखिए सरदार, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप में सब सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब, पाकिस्तान, ये कोई आइलैंड में हम नहीं रह रहे। There is a geographical boundaries. There are the world. There is the trade. There is a something. There is a connectivity, airport, ship. तो हम एक completely दुनिया में रह रहे हैं, और उसकी दुनिया की जो एक आपको दिलचस्प बात बताऊं कि सतार, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉन वायलेंस का एक बहुत बड़ा जो एंगेजमेंट का एस्पेक्ट है वो डायलॉग है। देखिए, वो नॉन वायलेंस तो इन वे हाफ हार्टेडली ही सही, उसमें उनका कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन नॉन वायलेंस इज देयर। वो किस तरीके से? आपकी कोर्ट्स में तो डायलॉग ही होता है ना, यू गिव ए आर्ग्यूमेंट, आपका अपोनेंट आर्ग्यूमेंट देता है, तो इट इज द नॉन वायलेंस। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज जितनी भी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। पाकिस्तान है, कितने यूएन के ट्रीटीज पे पाकिस्तान ने सही की, सिग्नेचर किया है, उसको रेटिफाई किया है। काफी ऐसी है जिसपे पाकिस्तान ने उनको रेटिफाई नहीं किया है। अगर वो नहीं कर रहा तो उस पर कोई गन पॉइंट पे साइन नहीं करवा रहा। तो इट मीन्स आपके जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, आपके जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, आपकी कोर्ट है, आपका सिस्टम है, इट इज द फॉर्म ऑफ नॉन फॉर्मल एंगेजमेंट, और ये डे टू डे बढ़ता जाएगा। आप कोई टेलीफोन लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, आप कोई घर लेते हैं किराए पे, यू साइन एग्रीमेंट, इट इज अ फॉर्म, इट इज रिटन फॉर्म ऑफ अ नॉन वायलेंस। तो दुनिया में जितने भी आपके नेशनली इंटरनेशनली कारोबार हो रहे हैं, वो सम वे इन अदर वे इन डिफरेंट एंगल्स देयर एंगेजमेंट ऑफ नॉन वायलेंस। तो इस मुल्क को अगर इस तरीके से सिलेक्टिवली ये चला रहे हैं ना, कुछ चीज में वो नॉन वायलेंट फॉर्म को अडॉप्ट करें, कुछ चीजों में नॉन वायलेंट फॉर्म को वो अडॉप्ट नहीं करें, लेकिन ये ड्यूलिटी नहीं चल पाए। somehow they have to go for the non-violent means, dialogue, engagement, treaties, agreement, things like that. अच्छा, बस मैं वही कह रहा था कि मुझे वो सवाल रखने में थोड़ी मुश्किल हुई कि जब नवाज शरीफ ने या मौजूदा आर्मी चीफ ने ये बात की कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, पूरे इस पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के या सिंध के लोग या सराइकी खित्ते के लोग जो कि ये कहते हैं, स्पेशली जब साइंस जेम से जैसे लोगों ने ये कहा कि आप अपना घर 1953 में कहा कि आप अपना घर ठीक करें, आज कमर जावेद बाजवा साहब या 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। घर ठीक करने से मुराद यही है कि आप लोग मजहब को सियासत से अलग करें, फिर पेटअप जैसी चीजें आपके गले पड़ती रहेंगी, और आप को जैसे आजकल के हालात है, मैं अब नाम नहीं उठा रहा, तो ऐसे ही हालात पैदा होंगे। तो इस हवाले से बहुत अच्छी रही आपसे डिस्कशन ज़फर, और मैं कहता हूँ कि मुख्तसर हम बातें और कचहरियाँ और डिस्कशन करते रहें तो और अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया ज़फर भाई, और इस हवाले से आपसे और भी डिस्कशन होती रहेगी। आपको बहुत शुक्रिया।